Okay. Hello repeaters. Today we are going to discuss 8 minute please. ठीक है. Hello repeaters. Today we are going to start the new branch of optics. The next branch of optics, wave optics. Okay. रे ऑप्टिक्स में हमने डिस्कस किया था आपसे और रिवीजन के लिए इट इज मोर सफिशिएंट. जितना डिस्कस हुआ है आप उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए और उस पर जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा. देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन. मैं हमेशा कहता हूँ आपको कितना भी थ्योरी में पढ़ा दूँ, कितना फार्मूला को बार बार बोर्ड पर लिख दूँ, उससे कोई मतलब नहीं. हर फार्मूले पर कम से कम आपको हर एक छोटा सा फार्मूला है उस पर आपको कम से कम 10 सवाल बनाने पड़ेंगे ताकि उस फार्मूला की प्रैक्टिस हो जाए. प्रॉपर वे में फार्मूला भी याद हो जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएंगे और उस पर सवाल बनाना आपके लिए आसान भी हो जाएगा. तो एक अच्छा प्रैक्टिस जो है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाएगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए. तो हम चाहते हैं कि आप एक अच्छा सा प्रैक्टिस करें. ठीक है ना. आपकी प्रैक्टिस कमज़ोर नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है वो नीट में सफलता दिलाएगा. कॉन्सेप्ट तो सारे बच्चे जानते हैं. ठीक है. रे ऑप्टिक्स में फार्मूला जनरली बच्चों को याद रहता है लेकिन उस पर काम करना है. कैसे प्रॉब्लम बनाते हैं, हाउ टू थिंक एट द प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व एट द प्रॉब्लम, दिस इज द मैटर. दिस इज द मेन मैटर फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो आप उसको ध्यान में रखिए. ठीक है ना. तो अभी मैं आपके पास वेव ऑप्टिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ और आप वेव ऑप्टिक्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप सीखिए. ठीक है ना. मोस्टली आप सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं और बेसिकली वेव ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट तो आप दो बार सीखते हैं. एक तो आप यहाँ ऑप्टिक्स में वेव के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और दूसरा आप उधर साउंड में भी इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और बिल्कुल सिमिलर सा कॉन्सेप्ट है. बस केवल कैरेक्टर प्रॉपर्टी थोड़ा सा एनर्जी का अलग अलग हो जाता है. अदरवाइज कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पार्ट तो सेम है. तो आप लोग उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा. ठीक है ना. तो बड़ी आसान सा टॉपिक है, आसान सा ब्रांच है. यहाँ से आप क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं. और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले हम आपको बता दे रहे हैं. वेव ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स. ठीक है ना. वेव ऑप्टिक्स में जो चीजें हमें पढ़नी है उसमें पहला चीज है आपका इंटरफेरेंस. ठीक है. और इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हमको पढ़ना है क्योंकि इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ लाइट में ही पढ़ना था हमको. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स कहलाता है वो. दूसरा पॉइंट है ये. इसके बाद हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. पोलराइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है ना. इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीन चीजें जो है जो वेव ऑप्टिक्स में डिस्कस होने जा रही है. ठीक है ना. अब इंटरफेरेंस का मतलब केवल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही नहीं होता है. इंटरफेरेंस है हम ड्यू टू थिक प्लेट या मीडियम भी हम करवा के दिखलाएंगे. ठीक है ना. ड्यू टू प्लेन मिरर भी. इट इज बहुत सारे सिचुएशन आएंगे इंटरफेरेंस के. उस हर सिचुएशन को हम डील करेंगे यहाँ. लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सिचुएशन है वो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इस सिचुएशन से रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम एग्जाम में आता है बेसिकली और उस चीज को आपको टारगेट करना है और उस चीज को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है. तो सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे. ठीक है.
बच्चों इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस का मतलब है कि भाई जब दो वेव एक दूसरे से सुपर इम्पोज होता है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, तो एक नया तरह का वेव रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होता है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। जैसे मान लिया जाए कि इधर से कोई वेव भी जा रहा है, ये इधर से एक वेव आ रहा है, ठीक है, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, इसकी एम्पलीट्यूड A1 है, और इसकी एम्पलीट्यूड A2 है। तो जब दोनों वेव मिक्स होगा, ये दोनों जब ऐड होगा, ये दोनों वेव मिक्स होने का मतलब ऐड होगा, ठीक है ना, दो घटनाओं को जोड़ना, ठीक है ना। जोड़ का मतलब केवल यही नहीं होता है दो नंबर को जोड़ना, दो घटना भी जुड़ते हैं। जब घटना जुड़ते हैं तो कई पैरामीटर भी एडिशन के तहत अलग अलग वैल्यू अपना शो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो वेव A1 एम्पलीट्यूड का इधर से आ रहा है, A2 एम्पलीट्यूड का मान लिया यहाँ पर एम्पलीट्यूड A2 है, ये इधर से आ रहा है। ये जब दोनों ऐड होंगे तो एक रिजल्टेंट वेव बनेगा। मान लिया ये रिजल्टेंट वेव बन रहा है, ठीक है, ये रिजल्टेंट वेव बन रहा है, ठीक है ना। अब इसका एम्पलीट्यूड यदि ये है, तो हमारा मैटर है हाउ टू फाइंड द ए। तो सीधी सी बात है कि यदि हम दोनों वेव का इक्वेशन लाइट वेव कैन बी रिटन एज, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं कि लाइट वेव इज रिटन in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब यदि आपको लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा, E बराबर नॉट साइन x माइनस ओमेगा टी, इस तरह से लिखा जाएगा। ये वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ वेव। वेव का स्टैंडर्ड इक्वेशन। कोई पूछेगा कि व्हाई लाइट वेव इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाई लाइट वेव इज represented in the form of इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब लाइट वेव को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के फॉर्म में क्यों लिखते हैं, ये आपसे कोई सवाल पूछ सकता है, तो आप उसको जवाब दे दीजिए, आप उसको लिख दीजिए कि भाई E by B जो होता है दिस इज इक्वल टू C इन EMW, मैक्सवेल explanation for velocity of light। मतलब ये EMW में हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो B बराबर हो गया E by C। मतलब B जो है वो E के मुकाबले बहुत कमजोर होता है। E जो है वो B
के मुकाबले बहुत बड़ा होता है। ई जो है, देयरफॉर ई इज वेक्टर ई इज डोमिनेंट इन ए लाइट वेव। और जितनी भी फेनोमेनन है ना वो सारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लाइट वेव को पढ़ते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ गए इतनी बात? क्लियर है? एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, बेसिक यही है। ठीक है ना? तो अब यहाँ से इक्वेशन लिख करके आपको दिखाएंगे। जो फार्मूला आपको याद रखना है वो फार्मूला हम आपको देने जा रहे हैं, जहाँ से आपसे सवाल बनेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। इसको मिटा दें। ओके, नाउ देखिए पॉइंट यहां से लिखाने जा रहे हैं। पॉइंट्स ऑफ वेव ऑप्टिक्स। पहला पॉइंट है इंटरफेरेंस redistribution of energy है। Due to resultant एम्पलीट्यूड। यहां पर सीख लीजिए आप लोग कि एनर्जी जो होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है फॉर वेव। ठीक है? एंड इंटेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? दिस इज ऑल्सो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है? क्लियर है? क्यों? तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो जैसे दो वेव है तो एम्पलीट्यूड उनका क्या होगा? रिजल्टेंट दो वेव जब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दूसरा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर T2 a1 a2 cos डेल्टा, दूसरा फॉर्मूला है। इसमें a1 क्या है? पहले वेव का एम्पलीट्यूड है। a1 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। a2 क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंड वेव। ठीक है? एंड डेल्टा क्या है? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस है। सो कैसे फेज डिफरेंस का मतलब कि जैसे मान लिया E1 फर्स्ट वेव, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव क्या लिखे?
साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव। ये इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव, ठीक है ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव कैन बी रिटन एज E2 बराबर E0 टू साइन एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। पहले वाले का फेज डिफरेंस क्या है? ये फेज डिफरेंस φ1 है और ये इसका फेज जो है वो φ2 है। सो फेज डिफरेंस मतलब बराबर φ2 माइनस φ1। मतलब ये दो जो वेव इक्वेशन है, लाइट वेव है, इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेव ये है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव ये है। ये दोनों वेव के इक्वेशन में देखा जाए तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस जो है वो φ2 माइनस φ1 है, ठीक है ना, एंड दैट इक्वल टू लैम्डा। और फेज डिफरेंस ही उस फॉर्मूले में आया हुआ है। अब यहाँ से दो बात हम सिखलाने जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों? कि इंटरफेरेंस में दो वेव जब मिलेंगे तो उनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकती है a1 प्लस a2 और मिनिमम हो सकता है a1 माइनस a2। यहाँ पर दो पॉइंट हम इम्पॉर्टेंट बताने जा रहे हैं आपके लिए। पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्या है कि ए मैक्सिमम कितना होगा? a1 प्लस a। कब होगा? cos डेल्टा जब 1 होगा। मतलब डेल्टा कितना होगा? 2n पाई होगा। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको हर जगह इंटरफेरेंस में हम लोग यूज करते हैं, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। दूसरा, ए मिनिमम कितना होगा? तो भाई मुझे पता नहीं है कि a1 बड़ा है या a2 बड़ा है, इसलिए आप नोट ले लीजिए, ठीक है ना। ये कब होगा? when पाई। ये बात दोनों एकदम याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है? ये मैक्सिमम होगा और ये मिनिमम होगा, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड बढ़ गया है और यहाँ पर एम्पलीट्यूड घट गया है, तो फिर यहाँ एनर्जी बढ़ गया है वेव के मिक्सिंग की वजह से और यहाँ एनर्जी घट गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सही है, क्लियर है, समझ गए बात को? तो मैं मिटाने जा रहा हूं।
देखो बच्चों, यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस की बात करने जा रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, इसको समझने का कोशिश करिए। पहला प्रॉब्लम आपसे पूछेगा कोई कि इफ द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड of two waves is 2:3, ठीक है ना। Then find ratio of maximum intensity to minimum intensity. If the ratio of amplitudes of two waves is 2:3, find ratio of maximum intensity to minimum intensity. तो मान लिया जाए कि एक का यहाँ पर लेट कर लीजिए कि एक का एम्पलीट्यूड लेट A1 इज 2x and A2 is 3x, ठीक है ना। तो मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड हो सकता है वो हो सकता है 5x और मिनिमम जो हो सकता है हो सकता है x। तो फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि I का मैक्सिमम वैल्यू और I का मिनिमम वैल्यू कितना होगा बच्चों? हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 5 है तो 25x स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू x है x स्क्वायर। तो यहाँ कट दिया 25 सीधा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं एग्जाम में और आएंगे भी, इसलिए आप इसको ध्यान देके निकालेंगे, ठीक है ना। नाउ द सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इफ E1 can be written as E naught sin omega t plus kx minus omega t, and E2 can be written as E naught sin kx minus omega t प्लस पाई बाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस। पहला और दूसरा सवाल इसमें पूछा जा सकता है कि फाइंड रेशियो ऑफ, ठीक है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ
find the ratio of amplitude. Find the ratio of intensity find the value of the resultant intensity. If intensity of each wave is I naught. ठीक है ना, क्लियर है? ये दो सवाल है, दोनों ही आसान है. फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इफ द इंटेंसिटी ऑफ ईच वेव इज आई नॉट. तो ये आसानी से निकल जाएगा. यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यदि आप लिखने चले तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं. आसान सा क्वेश्चन है. ध्यान दीजिएगा कि फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इन इंटरफेरेंस. तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया रूट अंडर ई नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट cos what is the phase difference 5/3 मतलब 60 डिग्री. ठीक है ना. तो यहाँ से आ गया 2 ई नॉट स्क्वायर प्लस 2 ई नॉट स्क्वायर इंटू 1/2 कट गया. ई नॉट रूट 3 हो जाएगा. नहीं सही है ना. ई नॉट रूट 3 आंसर आ जाएगा. क्लियर है? राइट है. The second question is कि find the value of resultant intensity. तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा I can be written as resultant intensity का मतलब क्या है कि यहाँ पर चूंकि आप जानते ही हैं कि E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos डेल्टा होता है. ठीक है ना. तो ई स्क्वायर को आप आई कहिए. आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 ये रूट I1 हो गया और ये रूट I2 हो गया इंटू cos डेल्टा. ठीक है ना. क्लियर है. तो यहाँ से देखिए यदि ईच वेव का इंटेंसिटी आई नॉट कंसिडर किया गया तो आई नॉट प्लस आई नॉट प्लस 2 रूट आई नॉट इंटू 1/2 ये कट जाएगा. तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 आई नॉट. ठीक है ना. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है ना. क्लियर है ना. और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि यहाँ चूंकि एम्पलीट्यूड ये आया है तो आई बराबर स्क्वायर ऑफ दिस ई नॉट स्क्वायर इज आई नॉट एंड रूट 3 का स्क्वायर 3 से 3 आई नॉट. ये दोनों फार्मूला इम्पोर्टेंट है. इन दोनों फार्मूला को आपको याद रखना चाहिए ताकि आप इस पे सवाल बना सकें. ठीक है ना.
ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ से दूसरी बात आपको बताने जा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस किसको कहते हैं और उसका मतलब क्या होता है, और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन होते हैं, क्योंकि ये दो बड़ा चीज़ें इम्पोर्टेंट है एक्चुअली इंटरफेरेंस के लिए। रीजन ऑफ इंटरफेरेंस यदि कोई पूछेगा, रीजन ऑफ इंटरफेरेंस इफेक्ट, यदि कोई पूछ रहा है तो उसके दो वजह होते हैं। पहला वजह होता है कि मतलब पाथ फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है इफेक्ट, रिजल्टेंट इफेक्ट में भी वो मिनिमम हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, में भी मैक्सिमम हो सकता है, में भी उन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फेज डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। और दूसरा डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करना एक्चुअली फेज डिफरेंस का ही केस है, क्योंकि कैसे केस है मैं बता रहा हूँ। फेज डिफरेंस होने का दो वजह होगा। पहला वजह तो ये होगा कि जैसे आप जो इक्वेशन लिख रहे हो उस इक्वेशन में आप लिखते हो ई बराबर ई नॉट साइन फाइव, ठीक है, 5, और E2 बराबर आप लिखते हो ई नॉट या ई नॉट डैश साइन 5, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि भाई फाइवन क्या है। फाइवन है आपका kx माइनस ओमेगा टी, और फाई टू क्या है आपका kx माइनस ओमेगा टी प्लस समथिंग है, डेल्टा है, लेटर कर लो। अब ये बात हमको बताइए कि यदि ये एक्स डिस्टेंस अलग अलग रहेगा दोनों वेव के लिए तो उनकी फेज अलग अलग होगी। मतलब एक तरह से फेज चेंज होने का कारण पाथ डिफरेंस भी बनेगा। यदि पाथ डिफरेंस चेंज हो जाए तो फेज चेंज कर जाएगा। बात समझ रहे हैं? मतलब यदि एक्स चेंज कर जाए, मतलब यू कैन से दैट कि हियर द फाइवन is also depend on the x and here the phi 2 is also depend on the x। ये दोनों x का फंक्शन है। मतलब यदि x अलग अलग हो गया तो उनका फेज डिफरेंस अलग हो जाएगा। सो दैट मीन्स डेल्टा फाई इक्वल टू फाई 2 माइनस फाई 1 इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। मतलब it depends on the path difference। Here phase difference also change या produced due to different path length traveled by two waves। ठीक है ना बच्चों? माने पाथ डिफरेंस also produced due to डिफरेंट पाथ लेंथ ट्रेवल बाई टू वेव। मतलब यदि दो वेव अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो फिर उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से हम एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर फेज डिफरेंस पाथ डिफरेंस के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। ठीक है ना? उसको आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये हाउ टू रिलेशन बिटवीन
फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड path difference। The relation between phase difference and path difference, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि आप कोई वेव ले रहे हैं, तो ये वेव में देखो, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसकी फेज डिफरेंस कितनी है? ये तो अपने मीन पर है, ये तो अपने मीन पर है, क्लियर है, ठीक है। और इसकी फेज डिफरेंस होगी मान लीजिए 0 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान देना कि यहां से यहां यदि आओगे या यहां आओगे, ये दोनों सेम फेज में मिलेंगे, ये दोनों सेम फेज में मिलेंगे, मतलब ये फेज जो होगा वो कितना होगा? 2 पाई, ये 2 पाई होगा, क्योंकि ये जो फेज रिपीट हो रहा है वो जब वेव लेमडा डिस्टेंस आगे जा रहा है तो ये रिपीट हो रहा है। ये जो फेज है 0 डिग्री, मतलब पार्टिकल अपने मीन पर है, और मीन पर है तो मान लिया नीचे जा रहा है। सपोज ये पार्टिकल अपने मीन पर है और ये मीन पर मान लिया नीचे जा रहा है, तो इस तरह का फेज यहाँ पर मिल रहा है कि ये पार्टिकल नीचे जा रहा है और ये डिस्टेंस लेमडा है। तो ये चीजें यहाँ रिपीट हो रही है, कितने फेज डिफरेंस के बाद रिपीट होता है? 2 पाई के बाद। तो मतलब यहाँ कह सकते हैं आप कि डेल फाई बराबर 2 पाई, ठीक है। सो 2 पाई के लिए लेमडा पार्ट डिफरेंस है, 2 पाई लेमडा पाथ डिफरेंस। यदि पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस है 2 पाई, या यदि फेज डिफरेंस 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना है? लेमडा। तो यदि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई हो तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? पाई बाई लेमडा into del x, this is the del phi। सही है ना बच्चों? क्लियर है? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन पार्ट डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा कि डेल्टा फाई कैन बी रिटन एज, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। Delta phi is the written at 2 pi by lambda into x। याद रखिएगा, ठीक है ना बच्चों? इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि पाई के लिए कितना फेज डिफरेंस होगा, पाई के लिए कितना पार्ट डिफरेंस होगा, पाई रख दीजिए, लैम्डा रख दीजिए। इस तरह से जैसे आपसे सवाल पूछेगा कोई कि फाइंड
ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मान लिया आपसे कोई पूछ रहा है कि फाइंड पाथ डिफरेंस ड्यू टू फेज डिफरेंस, ठीक है ना। तो सीधा बात है कि यहाँ पाथ डिफरेंस निकालना है, फेज डिफरेंस फाइंड ही दे, तो यहाँ सीधा लिखेंगे चूंकि डेल फाई बराबर फाई, देयरफॉर डेल एक्स बराबर लैम्डा बाई 2 पाई इनटू डेल फाई, सो लैम्डा बाई 2 पाई, ठीक है ना। तो आप किसी भी फेज डिफरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं, पार्ट डिफरेंस के लिए आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। हो सकता है पार्ट डिफरेंस दिया हुआ हो और आपसे पूछेगा कि फेज डिफरेंस बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ सिंपल सा एक प्रॉब्लम देखिए। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछ रहा है कि भाई ये दो वेव, ये सोर्स है S1 S2, S1 and S2 are two sources of light, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब यहाँ पर देगा आपका कि मान लिया यहाँ से यहाँ कोई लाइट गया, ठीक है, ये है 20 सेंटीमीटर और ये है 16 सेंटीमीटर। फाइंड initial phase of two wave are initial phase of two wave are constant. Find phase difference. दो, तो सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर है और लेमडा दिया हुआ होना चाहिए, लेमडा इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर, है ना। ये लेमडा दिया हुआ 9, ठीक है ना। So क्या लिखे फेज डिफरेंस इक्वल टू, फेज डिफरेंस कैन बी रिटेन एज 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, कितना हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा -9 इंटू डेल एक्स का मतलब हो गया 4 सेंटीमीटर, ये तो 2 कट गया, यहाँ आ गया 4 पाई इंटू 10 के पावर 7, ठीक है ना, 7 रेडियन, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाइड कर लीजिए या यही आंसर, क्लियर है ना, ठीक है। मतलब आप आज क्या सीखे, आप ये सीखे कि भाई इंटरफेरेंस बेसिकली कहते किसको है, तो जब दो वेव जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो,
दूसरा क्या सीखे कि इंटरफेरेंस में एनर्जी मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। और इंटरफेरेंस के लिए जिम्मेवार कौन है? तो फेज डिफरेंस जिम्मेवार है। तो फेज डिफरेंस के लिए जिम्मेवार क्या है? तो पाथ डिफरेंस जिम्मेवार है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये इंटरफेरेंस किस तरह से एसोसिएटेड है, पहले तो फेज डिफरेंस मालूम है तो पार्ट डिफरेंस निकाल लेंगे, पार्ट डिफरेंस मालूम है तो फेज डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट, ठीक है। नाउ अब जरा फेज डिफरेंस के साथ बात करते हैं कि इंटरफेरेंस किस तरह से एसोसिएटेड है। तो बच्चों अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्चुअली मैक्सिमम इंटेंसिटी किस केस में होता है, वो फेज डिफरेंस के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है, ये मैंने बताया था। वो पार्ट डिफरेंस के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो फॉर इन इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा बच्चों? पहले तो हमें फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए 2n पार्ट, ठीक है ना। 12 पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए? डेल्टा एक्स। क्या लिखते हो? डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्डा, याद रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। चूंकि बराबर होता है ना फॉर्मूला। देखो यहाँ पर डेल फाई को 2n फाई पुट करो तो 2 पाई कट जाएगा, डेल एक्स इक्वल टू n लैम्डा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कंस्ट्रक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा और डिस्ट्रक्टिव बोलो, डिस्ट्रक्टिव के लिए हो जाएगा डेल्टा फाई बराबर 2n प्लस 1 पाई, नहीं होगा तो फिर डेल एक्स क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से सीधा निकाल दो 2n प्लस 1 सही है ना। ये इंटरफेरेंस के लिए हो गया, ठीक है ना, क्लियर है ना। ये फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हुआ और ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। यहाँ से सवाल आएगा, उस सवाल को देखना है आपको कि वो सवाल कैसे बनेगा। ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम आपसे इस तरह का पूछा जाएगा, कैसे मान लिया जाएगा, कैसे प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम ये आएगा कि जैसे मान लिया ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है ना।
स्क्रीन है, पॉइंट 2 है। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पर कोई सोर्स है, सोर्स इस वन, अब आपसे कोई पूछेगा कि फाइंड द इंटेंसिटी जस्ट एबव, फाइंड द इंटेंसिटी जस्ट एबव ओ, जस्ट एबव ओ इंटेंसिटी क्या हो, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड दूसरा पोजीशन आपसे ये पूछा सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट P for above O, or find the position of point P above O for maximum intensity। ये है ना बच्चों, ठीक है। तो यहाँ फाइंड इंटेंसिटी जस्ट एबव हो, और यहाँ पर तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस होगा, हियर इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। Due to reflected ray from mirror and direct ray, the reflected wave, not ray, wave from mirror and direct wave from source at a point on a screen। सही है ना बच्चों, दो तरह के वेव आएंगे, कोई भी जगह पे दो तरह से वेव आएगा। एगो तो डायरेक्ट आएगा, मान लिया ये पी पॉइंट आप कह रहे हो, तो एक तो यहां से डायरेक्ट आ जाएगा, इस तरह से आएगा, और दूसरा जो वेव आएगा वो यहां से कहीं से रिफ्लेक्ट होके आएगा। ये ऐसे आया, फिर यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और इस पी पॉइंट पर पहुंचा। बच्चों यहाँ पर हम चाहे तो इस घटना को ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि ये जो सोर्स है S1, एक रे यहाँ से आ रहा है और एक रे जो है जस्ट इसका इमेज यदि हम ले तो एक यहाँ पर ले सकते हैं, ये इमेज ऑफ S1। एक रे यहाँ से आ रहा है, ये दो रे आ रहा है, क्लियर है। अब सवाल ये है कि इसमें बहुत सारा पैरामीटर दिया रहेगा, जिसके हिसाब से क्या क्या पैरामीटर दिया हुआ है, तो ये S1 का हाइट दिया रहेगा, दिस इज द D एंड दिस इज द कैपिटल D, ये कैपिटल D, राइट है ना। तो आप हमको देखो सॉल्यूशन जब हम पहला लिखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन एट द फर्स्ट पॉइंट
कि यदि हम पाथ डिफरेंस देखते हैं जस्ट एबव को, तो पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस हमारा जो होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहां से जो वेव यहां पहुंचेगा जस्ट एबव वो मतलब ये पॉइंट है। तो एक तरह से यहां से जो वेव ऐसे पहुंचेगा और यहां से जो वेव ऐसे पहुंचेगा, ये बिल्कुल एकदम सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसका पाथ डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है, पहला तो पाथ डिफरेंस और दूसरा कि वेव का इनिशियल फेज डिफरेंस में कुछ प्रोड्यूस हो। तो भाई यहां पर ये रिफ्लेक्टेड वेव है, तो नेट जो होगा, नेट फेज डिफरेंस बराबर पाई प्लस 0। ठीक है ना, ठीक है। 0 का मतलब ये हुआ कि 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स होता है, और डेल एक्स तो 0 है, तो ये 0 हो गया। तो पाई क्यों हुआ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है ना, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। तो जब नेट फेज डिफरेंस पाई हो गया, तो पाई फेज डिफरेंस के लिए क्या प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा या मिनिमम। तो आप देख ही रहे हैं कि मैक्सिमम के लिए 2n पाई होना चाहिए, मैक्सिमम के लिए 2n पाई होना चाहिए, और मिनिमम के लिए 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए। तो n बराबर 0 मतलब पाई, और मल्टीपल मतलब यहाँ पर देखिए डेल फाई शुड भी क्या 0 पुट करिएगा तो पाई आएगा, इसके बाद 1 पुट करिएगा तो 3 पाई आएगा, फिर 2 पुट करिएगा तो 5 पाई आएगा, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर पाई जो केस है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का है, और यहाँ के लिए देखिए 0 पुट करिएगा तो 0 आएगा, 1 पुट करिएगा तो 2 पाई आएगा, 2 पुट करिएगा 4 पाई आएगा, इस तरह से आएगा ना। और वहां पर पाई या ऑड आ रहा है पाई 3 पाई 5 पाई, तो 3 पाई है तो पाई है, तो फिर यहाँ क्या होगा, हेंस इसका आंसर क्या होगा, डार्क, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। क्योंकि आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है ना, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं इसके जरा आगे की बात करते हैं, समझिए सेकंड पार्ट होगा।
नो द सेकंड प्रॉब्लम हम इसमें ये पूछे थे कि जैसे ये मिरर था आपका, सेकंड पार्ट ये स्क्रीन था, ठीक है ना। तो यहां पर आपका सोर्स था, यस, तो आप इसके नीचे भी दूसरा सोर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये दिस विल बी द कैपिटल बी, और ये आपका हो गया 2D। इस प्रॉब्लम में एक और अप्रोक्सीमेशन है कि इस मीन की जो है 2D से ज़्यादा है, 2D से बहुत ज़्यादा है, इनके बीच के सेपरेशन है, दोनों सोर्स जो सेपरेटेड है, इनसे वो सेपरेशन ज़्यादा है। मान लीजिए यहाँ P पॉइंट पर ये तो मिरर है, तो मान लिया जाए P पॉइंट पर यहाँ पर ये देखिए, और दूसरा में भी इससे कंसीडर कर सकते हैं। एक्चुअली रियल में तो ऐसे हुआ है, यहाँ से आके यहाँ से टकरा के वहाँ के P पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए ना इनका फेज डिफरेंस जो क्या होगा वो देखना है आपको। पार्ट डिफरेंस पहले इनका निकालिए, पार्ट डिफरेंस क्या होगा, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, लेट दिस इज y, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स इसका सपोर्ट करता है रिफ्लेक्शन। तो ये जब अल्फा होगा तो मतलब ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो यदि हम मान ले कि ये सेपरेशन यहाँ से x है, तो tan थीटा इक्वल टू डी बाई एक्स बराबर tan थीटा इक्वल टू डी बाई एक्स बराबर y बाई कैपिटल B माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ से आपका x निकल जाएगा, x निकल जाएगा, कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा, x कैसे निकलेगा, तो d कैपिटल D माइनस डी एक्स बराबर वाई एक्स, एक्स बराबर d कैपिटल D बराबर y प्लस डी, एक्स का वैल्यू है, ठीक है ना, क्लियर है ना, ये एक्स का वैल्यू है। अब देखिए तो कि इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, ये x1 है, ये x2 है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, x2 डेल x बराबर x2 माइनस x1, सही है ना, x2 माइनस x1। सो x2 तो ये दोनों मिला करके होगा, ये होगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर, सो डेल x बराबर रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डी हो गया और ये एक्स हो गया, तो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पार्ट डिफरेंस हुआ, ये पार्ट डिफरेंस हुआ, और ये चूंकि रिफ्लेक्टेड तो पाई एडिशनल, तो फर्स्ट मैक्सिमम मिलने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा,
रिजल्ट चेंज हो जाएगा। क्यों रिजल्ट चेंज हो जाएगा? क्योंकि पाई जो है वो एडिशनल रिफ्लेक्टेड वे का फेज डिफरेंस मिल जा रहा है, तो पाई ही पार्ट डिफरेंस की वजह से आएगा, तो वहाँ पर मैक्सिमम बन जाएगा। ठीक है ना? सो ये आपका लेमडा के बराबर हो गया और फर्स्ट मैक्सिमम। ठीक है ना? तो यहाँ से आप जब सॉल्व करिएगा इसको, ये तो ये टी इज वेरी स्मॉल हियर, तो आप यहाँ से पुट करना पड़ेगा वैल्यू। सो एक्स का वैल्यू यदि पुट करिएगा, डाटा दिया रहेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू डी स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर बाई वाई प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स टी टी बाई वाई प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर लेमडा। ठीक है ना? तो यहाँ से जो भी डाटा होगा वाई कैन बी इवैल्यूएटेड। एग्जैक्ट इसका प्रॉब्लम का डेटा होना चाहिए जो कर जाए, तो इस तरह से सवाल को हम बना सकते हैं इजली। तो हम समझते हैं कि आप लोग इंटरफेरेंस का मतलब समझ गए, और आप लोग ये भी जान गए कि इंटरफेरेंस में भाई किस तरह से फेज डिफरेंस का रोल है, और फेज डिफरेंस से चीज़ें कैसे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी की ओर इंक्लाइंड होती है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब इस घटना को एक्सपेरिमेंटली कैसे डिटेक्ट हुआ, किस किस केसों में इंटरफेरेंस होगा, और उसमें प्रैक्टिकल घटना कौन सी है जो वर्ल्ड में जो हमारे फिजिक्स में आया राइट वेव में, जो इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर रहा था, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। और हम आपको असाइनमेंट देंगे इसमें, आप उसको ज़रूर बनाइएगा। ठीक है ना?